हाँ बच्चों, मेंडलीय विकार में नंबर 2 पढ़ते हैं अपन, लिंग सहलग्न रोग, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की बात करेंगे। अभी तक अलिंग सहलग्न रोगों की बात हुई थी, ऑटोसोमल जो डिजीज थी उनकी बात अपन कर रहे थे। लिंग सहलग्न रोग में पहला आएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिस्कवर्ड है किसके द्वारा? जॉन ऑटो के द्वारा। और कब इसको डिस्कवर्ड किया गया था? 1803 में इसकी डिस्कवरी की गई है, खोजा गया था जॉन ऑटो के द्वारा। इसको ब्लीडर्स डिजीज कहा जाता है। ब्लीडर्स डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रोगी होता है उसके शरीर पर एक छोटा सा कट भी अगर लग जाता है, छोटी सी चोट भी लग गई है, तो रुधिर का बहना जो है वो निरंतर बना रहता है, उसमें कोई भी रुधिर स्कंदन की क्रिया नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर दो चीजें याद रखना, सामान्य स्कंदन टाइम कितना होता है? सामान्य स्कंदन समय वो कितना होता है? 3 से 7 मिनट। इसको बोलते हैं नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम। और ये सामान्य स्कंदन टाइम 3 से 7 मिनट इस रोग में, हीमोफीलिया में कितना हो जाता है? आधे घंटे से लेकर सम आवर, कुछ घंटों तक रह जाता है। क्लियर? तो रुधिर स्कंदन की क्रिया जो सामान्यतः 3 से 7 मिनट में हो जाती है, वो जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है, वो ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है किसमें? हीमोफीलिया में। यह एक्स सहलग्न अप्रभावी विकार कहलाता है। कहने का मतलब है इसके लिए जो जीन पाई जाती है वो एक्स सहलग्न होती है, XH के रूप में उसको डिनोट किया जाता है। रोगी में रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। कारण क्या है? रुधिर थक्के में सहायक एकल प्रोटीन प्रभावित हो जाता है इस विकार में। और रुधिर स्कंदन की ये जो प्रक्रिया होती है इसको कैस्केड रिएक्शन कहते हैं। और इस कैस्केड प्रक्रिया में जो प्रोटीन सहायक होते हैं वो कैस्केड प्रोटीन कहलाते हैं। तो उन कैस्केड प्रोटीन में से एक प्रोटीन जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, उसकी वजह से रुधिर का स्कंदन नहीं हो पाएगा। ये जो एकल प्रोटीन है इसको कैस्केड प्रोटीन कहा जाता है। कैस्केड प्रोटीन क्यों बोला कैस्केड? रुधिर स्कंदन की क्रिया क्या कहलाती है? कैस्केड रिएक्शन कहलाती है। तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाले प्रोटीन है वो कैस्केड प्रोटीन कहलाएंगे। इस विकार से ग्रस्त रोगी में एक छोटी चोट लगने पर भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। कहने का मतलब रुधिर स्कंदन नहीं हो पाएगा इस वाले केस में। क्लियर हो गई भी बात? अगली बात आ जाए, विषम युग्मजी नारी से यह रोग पुत्रों में स्थानांतरित होता है। फीमेल इसके लिए क्या होती है? कैरियर होती है। और ये किस में पहुंचेगा? बेटों में पहुंचता है, सन में पहुंचता है, पुत्रों में स्थानांतरित होता है। नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है। कहने का मतलब है ये जो संभावना है XH ये बहुत ही विरल होती है, क्योंकि इसके लिए जरूरी क्या है? इस फीमेल के पास में दोनों XH आए। इसका मतलब पिता से भी XH आएगा, माता से भी XH आएगा। तो इसके लिए कंडीशन कौन सी जरूरी हो जाती है? इस चीज को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। इसके लिए जरूरी हो जाती है, ये पिता हो गए, ये माता हो गई। पिता क्या होने चाहिए? हीमोफिलिक होने चाहिए, XHY होने चाहिए। माता इसके लिए कम से कम क्या होनी चाहिए? XH कंडीशन होनी चाहिए। तब जाकर यहाँ से XH आएगा, यहाँ से भी XH आएगा, और फीमेल कैसी बनेगी? XH बनेगी। ये रोगी कहलाती है, डिजीज्ड फीमेल कहलाती है। तो नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है, क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता कम से कम क्या होनी चाहिए? वाहक होनी चाहिए। और पिता रोग से ग्रस्त होने चाहिए। पिता रोग से ग्रस्त का मतलब तो क्या हो गया? XHY कंडीशन होनी चाहिए। और माता कम से कम वाहक का मतलब क्या हो गया? XHX कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होंगी, ये दोनों कंडीशन होंगी, तो ये फीमेल क्या बनेगी? हीमोफिलिक बनेगी। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखना कि ये जो हीमोफिलिक फीमेल बनती है, ये बर्थ से पहले ही, जन्म से पहले ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज नोट लगा के लिख लेंगे, इस प्रकार की जो फीमेल बन रही है, इस प्रकार की मादा जन्म से पूर्व ही
मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की फीमेल पॉसिबल नहीं है। अब अगली बात, हीमोफीलिया। एक चीज और याद रखना, महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त रोगी थे तथा महारानी स्वयं इसकी रोगवाहक थी, कैरियर कहलाई थी ये फीमेल। और महारानी विक्टोरिया की जो संतति थी, इनकी शादी कहाँ हुई थी? यूरोप के राजघराने में हुई थी। और महारानी विक्टोरिया की संतति में ये यूरोप के राजघराने में ये डिजीज फैली है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्यों बोला है रॉयल डिजीज? क्योंकि एक राजघराने से दूसरे राजघराने में इसकी वंशागति देखी गई है। हीमोफीलिया दो प्रकार की है। हीमोफीलिया ए, जिसमें रुधिर स्कंदन कारक, जिस प्रोटीन की अपन बात कर रहे थे ना, वो प्रोटीन कौन सा है? रुधिर स्कंदन कारक 8 अनुपस्थित होता है। याद रखो, क्लॉटिंग फैक्टर को रोमन संख्या में लिखा जाता है। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, ये इसका नाम क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ये कहलाता है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया में जो हीमोफीलिया खोजी गई थी वो कौन सी थी? हीमोफीलिया ए ही थी। तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के कारण कौन सी डिजीज होती है? हीमोफीलिया ए को क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला हीमोफीलिया बी, रुधिर स्कंदन कारक 9 की अनुपस्थिति के कारण ये होता है। और ये जो फैक्टर 9 होता है ब्लड क्लोटिंग का, ये क्या कहलाता है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है। और क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है तो हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज कहा जाता है। क्यों बोला है क्रिसमस डिजीज? क्योंकि ये हीमोफीलिया किसके कारण होती है? फैक्टर 9 की अनुपस्थिति के कारण। और फैक्टर 9 क्या कहलाता है? क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर। क्या बात क्लियर होगी? तो ये हीमोफीलिया। एक हीमोफीलिया सी और होती है जो फैक्टर 11 की अनुपस्थिति के कारण होती है, लेकिन बहुत ही कम देखा जाता है, इसलिए अध्ययन नहीं करते हैं उसका। और वो जो 11 रुधिर स्कंदन कारक होता है 11वें नंबर का, उसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहते हैं उसको। और 8वें को, वो 9वें को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। केवल इसको क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है, इसलिए डिजीज कौन सी बन गई है? क्रिसमस डिजीज बन जाती है। ठीक है, अब इसकी वंशागति किस प्रकार होती है? फीमेल कौन कौन सी पॉसिबल है इसमें? मेल में कौन कौन से केस पॉसिबल हैं? वो मैं आपको यहाँ पर एक साथ लिखकर बता देता हूँ। ये पहले नोट डाउन कर लें, वीडियो को रोककर। आप किया नोट डाउन? इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ भैया, ये वाला मिटा देते हैं। और संभावनाएं क्या क्या बनती हैं वो देखें आप। इसमें जो फीमेल होगी, मादा फीमेल, ये नोटेशन होता है। और मेल कौन सा नोटेशन? ये काम में लिया जाता है। फीमेल के लिए कौन कौन सा केस पॉसिबल है? 3 संभावनाएं हैं। XX कहलाएगी फीमेल, और मेल के लिए 2 संभावनाएं बनेंगी। मेल क्या कहलाएगा? XY कंडीशन मेल को दर्शाती है। ठीक है, अब फीमेल कैसी हो सकती है? कोई भी एलील नहीं पाई जाए, या फिर कैसी हो? इस प्रकार की हो, या फिर फीमेल कैसी हो? इस प्रकार की हो। मेल सामान्य हो सकता है और मेल के पास में हीमोफिलिक एलील पाई जाए। तो एक्स सहलग्न अप्रभावी बताया था, नर तो हेमिजाइगस होता है, एक भी एलील आ गई तो फिर ये अपना प्रभाव दर्शाती है। तो ये क्या कहलाएगी? ये नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल है। ये जो फीमेल है ये कैरियर कहलाएगी, वाहक है, वाहक मादा। लेकिन जो फिनोटाइप है वो फिनोटाइप इसमें प्रदर्शित नहीं होगा, क्योंकि रिसेसिव एलील तो तभी अपना प्रभाव दर्शाएगी जब दूसरे एक्स गुणसूत्र पर भी इसकी एलील उपस्थित हो।
ये क्या कहलाएगी, इसकी जन्म से पूर्व ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डाई बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, जन्म से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। मेल की अगर बात करें तो ये कैसा कहलाएगा, सामान्य कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, हीमोफिलिक नर कहलाएगा, हीमोफिलिक नर ये कहलाता है। ठीक है, अब आपको सवाल में कुछ ही दे दो कि एक हीमोफिलिक नर का विवाह किससे होता है, एक हीमोफिलिक वाहक मादा से होता है, बताइए कितनी प्रतिशत संतति जो है वो हीमोफीलिया ग्रस्त होगी, कितनी प्रतिशत संतति जो है वो वाहक की तरह कार्य करेंगी। तो ये इसके न्यूमेरिकल्स अपन देखेंगे, उस समय आप याद रख लेना, ये नोटेशन जरूर याद रखिए। सामान्य का मतलब XX, वाहक का मतलब XXH, और जन्म से पूर्व ही मृत्यु कौन सी हो जाएगी, XH कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद अपन बात करते हैं वर्णांधता की, कलर ब्लाइंडनेस की, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, लिंग गुणसूत्र सहलग्न विकारों में नंबर 2 की बात करते हैं, जो कहलाता है कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। ये भी कैसा है, अक्ष सहलग्न अप्रभावी विकार कहलाता है। कहने का मतलब इस डिजीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो जीन किसके ऊपर पाई जाती है, एक्स गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होती है। क्या हो जाता है इस रोग में, जो रोगी व्यक्ति होता है वो लाल, हरे तथा नीले रंग में विभेद नहीं कर पाता है। एनसीईआरटी की बात करें तो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नीले रंग को लेकर भी हो सकती है, तो लाल, हरे तथा नीले रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और इसके लिए कारण क्या है कि इनसे संबंधित जो कौन सेल होती हैं, आपको पता है शंकु कोशिका, शलाका कोशिका, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं नेत्र में, और ये कौन सेल जो होती हैं ये कलर्ड विजन के लिए, कलर्ड दृष्टि के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। तो लाल से संबंधित जो कौन सेल है वो अफेक्ट हो जाएंगी, हरे से संबंधित कौन सेल अफेक्ट हो जाती हैं, नीले से संबंधित कौन सेल अफेक्ट हो जाती हैं। क्लियर। प्रतिशतता की अगर बात करूं तो ये रोग जो है ये ज्यादा देखा जाता है किसमें, नर में लगभग 8% जो नर होते हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है। मादा में 0.4% मादाओं में कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता देखी जाती है। उपरोक्त रंग हेतु, उपरोक्त मतलब लाल, हरे तथा नीले रंग हेतु उत्तरदायी जीनों के अनुपस्थित होने के कारण ये विकार जो है ये उत्पन्न होता है। अब कलर में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है ये इंडिविजुअल, इसलिए वर्णांधता जो है इसको और भी एक नाम से जाना जाता है। नाम क्या है भैया, डाइक्रोमेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको, डाइक्रोमेटिज्म। और फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन डाल्टन ने इसको खोजा था, इसलिए वर्णांधता को डाल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, डाल्टोनिज्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो वर्णांधता के लिए ये कंडीशन रेस्पॉन्सिबल होंगी, और किसकी वजह से हो रहा है, इन रंगों के लिए उत्तरदायी जो जीन होती है वो अक्ष गुणसूत्र पर क्या हो जाती है, अनुपस्थित हो जाती है, और उस जीन की एब्सेंस के कारण क्या हो जाता है, वो रंग में विभेद नहीं कर पाता है, कलर में अंतर नहीं कर पाता है। स्थितियां कौन कौन सी बनती हैं इसके लिए, उन कंडीशन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने। अगर मैं फीमेल की बात करूं, मादा की, फीमेल मादा की बात करें और मेल नर की बात करें, तो फीमेल में कंडीशन क्या बनेगी, फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम कंडीशन कौन कौन सी हैं, XX कंडीशन है, और मेल XY कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखें कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन की बात करें तो सामान्य हो सकती है, या कैरियर हो सकती है, या फिर खुद भी कलर ब्लाइंड हो सकती है। नर सामान्य हो सकता है और नर कलर ब्लाइंड भी हो सकता है। अप्रभावी एक्स संलग्न बोला है, इसका मतलब है एक एक्स गुणसूत्र पर भी अगर ये आ गई तो अपना प्रभाव दर्शा देती है। क्या है, एक्स संलग्न अप्रभावी विकार ये कहलाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी फीमेल बन गई, ये क्या कहलाती है, सामान्य, नॉर्मल, सामान्य कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या है, वाहक है। ये क्या है, वर्णांध है। ये नर कैसा है, सामान्य, और ये नर कैसा है, वर्णांध नर कहलाएगा। ठीक है, अब इनहेरिटेंस कैसे होता है, जैसे कह दिया एक वर्णांध पुरुष का विवाह किससे होता है, सामान्य महिला से होता है,
वर्णांध पुरुष का विवाह, मैं इनहेरिटेंस बता रहा हूँ, वर्णांध पुरुष का विवाह मतलब XCY कंडीशन किसके साथ है, सामान्य महिला के साथ है। तो बताइए कितनी प्रतिशत संतति जो है वो वर्णांध होगी, तो 0% हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर XC की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ जाएगा और XC इसके साथ जाएगा, तो कंडीशन क्या बनेगी, XCX और XX बनेगी। ठीक है, Y की अगर बात करूं इसके साथ Y इसके साथ, तो XY कंडीशन XY कंडीशन, ये भी कोई वर्णांध नहीं है, क्योंकि ये महिला ये नारी तब वर्णांध बनती जब यहाँ पर भी C आ जाता और बाकी C कहीं पर पाया ही नहीं जा रहा, तो 0% संतति कैसी हो जाती है, वर्णांध हो जाती है। ठीक है, अब अगर यही कैसी होती, ये फीमेल इस प्रकार की हो जाती, तो अपन क्या बोलते हैं, XC कंडीशन हो गई और XC कंडीशन हो गई, ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो कितनी प्रतिशत पुत्रियां, टोटल पुत्रियां 2 हैं, तो उसमें से आधी वर्णांध हो गई है, तो 50% क्या हो गई हैं, वर्णांध हो गई हैं। नर की अगर बात करें तो नर में XC का स्रोत क्या है, XC का स्रोत ये फीमेल बनती है, इसका मतलब एक तो XY कंडीशन बनेगी और एक कंडीशन कैसी बन जाएगी, XCY कंडीशन बन जाती है। क्या क्लियर हो गई बात? तो नर भी 50% प्रभावित हो जाते हैं। अगर मैं कुल संततियों की बात करूं, 4 संततियों में से वर्णांध कौन है, ये भी वर्णांध है, ये भी वर्णांध है, ये वर्णांध नहीं है, और ये क्या कहलाएगी, वर्णांधता के लिए वाहक कहलाएगी। इसमें खुद जो है वो लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। अरे बोलो भाई, तो फिर अगर बात कर लें कि वाहक जो मादा होती है, XC कंडीशन होती है, इस वाहक मादा में क्या संभावना है कि ये मादा का X किस में जाएगा, पुत्र में पहुंचता है, याद करो, आया ना। और नर पुत्र की बात कर रहे हैं, और मादा की अगर बात करें तो उसमें भी X का स्थानांतरण होता है। तो वाहक मादा के जो पुत्र उत्पन्न होंगे उनमें पिता से तो क्या आएगा, Y गुणसूत्र आएगा, तो फिर कंडीशन एक तो बनेगी XY और एक कंडीशन बन जाएगी XCY, ये कंडीशन बन जाएगी। तो वाहक मादा के 50% पुत्र वर्णांध होते हैं, जबकि शेष बचे हुए 50% जो पुत्र हैं वो चांस क्या होता है, वर्णांध नहीं होने का, कलर ब्लाइंडनेस उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो एक लाइन के रूप में ये दिया गया है कि वाहक मादा के जो पुत्र उत्पन्न होंगे उनमें 50% संभावना है कि वर्णांधता देखी जाए। क्लियर? तो ये अपनी बात होती है भैया लिंग गुणसूत्र सहलग्न विकारों से संबंधित वर्णांधता की। क्लियर? इसके बाद अपन मंडलीय विकार यहाँ पर अपने पूरे होते हैं। नंबर 2 अपन बात करते हैं गुणसूत्रीय विकार, और गुणसूत्र से संबंधित एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से उत्पन्न होने वाले विकार जो है वो ऑटोसोम से संबंधित भी हैं, सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित भी हैं। ऑटोसोम की बात करूं तो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडो-कैट सिंड्रोम, माइलोजेनस ल्यूकीमिया, ये तो किस में आ जाते हैं, डाउन ऑटोसोमल में आ जाते हैं। और लिंग सहलग्न गुणसूत्रों से संबंधित अगर गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय असामान्यता विकार की बात करूं तो उसमें कौन सा आ जाएगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, अधि नर आ जाएगा और अधि मादा आ जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, नंबर 2 बात करते हैं गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होने वाले विकार। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ऑटोसोमल की। नंबर 1 आएगा डाउन सिंड्रोम। इसको मोंगोलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में जो रोगी होता है इसकी शरीर का कद और काठी जो होती है, या सिंपली मैं कहूँ स्टेचर, कद काठी कहा जाता है कंबाइनली इसको। ये कद काठी कैसी होती है, प्रभावित रोगी की छोटी होती है, बोना होता है। और मंगोलिया एक स्थान का नाम है, वहाँ के जो लोग हैं वो शॉर्ट स्टेचर वाले ही कहलाते हैं, इसलिए डाउन सिंड्रोम को क्या बोल दिया है, मंगोलिज्म भी कह दिया है। ऐसा किसके कारण होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। ये आपको म्यूटेशन के दौरान मोनोसोमी, ट्राइसोमी, ये सारा पॉलीप्लॉइडी कंडीशन सारी मैंने आपको म्यूटेशन के दौरान पढ़ाई हुई है। तो एनसीईआरटी में जहाँ ये गुणसूत्रीय विकार चालू हुए हैं वहाँ पर आपको बता रखा है कि ट्राइसोमिक कंडीशन क्या है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन क्या है, वो म्यूटेशन के दौरान मैंने पढ़ाया हुआ है। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण ऐसा होता है। 21वें गुणसूत्र की जब युग्मक बनेंगे तो एक प्रति तो नर से आएगी और दूसरी प्रति मादा से आएगी। ये दोनों कॉपियां जब प्रोजेनी में पहुंचेंगी तो वापस कंडीशन डिप्लॉइड आ जाएगी। लेकिन जब गैमेट का निर्माण हो रहा है, युग्मक निर्माण हो रहा है, तब क्रोमोसोम का डिसजंक्शन नहीं हो पाता है, क्रोमोसोम पृथकित नहीं हो पाते हैं। 21वां ऑटोसोम जो है वो एक ही अंडे में स्थानांतरित हो जाता है। क्लियर? तो मादा में जब युग्मक जनन हो रहा है, जब एग बन रहा है, तो उस दौरान 21वें गुणसूत्र की दोनों प्रतियां किस में आ जाती हैं, एक ही अंडे में पहुंच जाती हैं।
21वें गुणसूत्र की दोनों प्रति एक ही अंडे में स्थानांतरित होने के कारण जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। अर्थात एग में तो क्या आ जाएगा, 24 क्रोमोसोम आ जाएंगे। याद करो फीमेल के अंदर कंडीशन क्या पाई जा रही थी, फीमेल के अंदर कंडीशन पाई जा रही थी भैया XX और 44, यही तो पाया जा रहा था। जब गैमेट बनेगा तो गैमेट क्या बनता है, 22 + X बनता है, और दूसरा गैमेट क्या बनता है, वही 22 + X कंडीशन बन जाती है, हाँ या ना। लेकिन मैंने क्या कहा, 21वें गुणसूत्र की दोनों प्रति एक ही अंडे में आ जाती हैं। इसका मतलब है कि 21वें गुणसूत्र जो है वो पृथकित नहीं हो पाते, तो एक अंडे में तो कंडीशन क्या हो जाएगी, 23 + X हो जाएगी, और दूसरे में क्या हो जाती है, 21 + X कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये इससे संबंधित है, इससे संबंधित नहीं है। तो ये कितना हो गया, 23 + X कितना हो गया, 24। तो एग में तो गुणसूत्र कितने हो गए, 24। और जब यही 23 + X कंडीशन ये किसके साथ कंबाइन करेगी, 22 + Y के साथ में कंबाइंड करेगी, या 22 + X के साथ में कंबाइंड करेगी, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, 23 और 22 कितना होता है भैया, 45 होता है। ये देखो ऑटोसोम 45 बन गए। लेकिन XY कंडीशन बनेगी या XX कंडीशन बनेगी, तो वो दो स्थितियां बन सकती हैं। तो एग में तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 24 हो गए। संतति में कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। लिंगी गुणसूत्र नहीं बढ़े हैं, लिंगी गुणसूत्र तो समान है, XX है, XY है, ठीक है। लेकिन कौन बढ़ गया है, 21वें गुणसूत्र की प्रति एक साथ आ जाने के कारण ऑटोसोम 44 आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन 44 की जगह कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। तो ऐसा नर में भी देखा जा सकता है, ऐसा मादा में भी देखा जा सकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रोग के, डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाएंगे, अभिलक्षण क्या है, व्यक्ति का जो कद होता है वो छोटा होता है, सर जो है वो छोटा ही कहलाएगा, सर भी छोटा होगा लेकिन वो गोल सर कहलाएगा। जीभ में जो है वो खांच पाई जाती है, और मुंह है आंशिक रूप से इस प्रकार, मुंह है आंशिक रूप से खुला हुआ रहता है। चौड़ी हथेली होती है, ये जो हथेली है ये ब्रॉड कहलाती है, और इस पे विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती हैं, अभिलाक्षणिक हथेली रेखाएं भी उपस्थित होती हैं। शारीरिक मन प्रेरक, इसको साइकोमोटर भी कहा जाता है, ठीक है, सोच के अकॉर्डिंग कि थिंकिंग क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो शारीरिक मन प्रेरक तथा मानसिक विकास जो है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। हाथ चपटे होते हैं और अंगुलियां कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। हृदय विकार भी देखा जाता है, और जो गोनाड्स हैं, जनद हैं, वो भी अविकसित रह जाते हैं। ये विकार क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। और नारी की उम्र बढ़ने के साथ इस विकार की आवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। इस विकार की आवृत्ति की अगर बात करूं तो जन्म के समय जो 750 लाइव बर्थ हैं, उन 750 में से एक में ऐसा देखा जाता है। तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिजीज वो हो जाएगी 1 in 750 लाइव बर्थ, ठीक है। जन्म के समय जो जिंदा बच्चे जन्म ले रहे हैं, लाइव बर्थ का मतलब जिंदा बच्चों में से काउंट किया है, एक में ऐसा देखा जाता है। 750 में से एक में इस प्रकार का विकार जो है वो देखा जाता है। अधिक उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनमें ये क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन, याद करो, क्रॉसिंग ओवर जो है वो उम्र बढ़ने के साथ घटती चली जाती है, और इसके कारण नॉन डिसजंक्शन हो जाता है गुणसूत्रों का, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ है, 21वें गुणसूत्र की दोनों प्रतियां एक ही अंडे में स्थानांतरित हुई हैं। इसका कारण क्या है, कोज क्या है, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन है ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है भैया, तो ये जरूरी याद रखना। तो नारी की उम्र बढ़ने के साथ इस विकार की आवृत्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये अपना डाउन सिंड्रोम था। इसके बाद बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की। पहले इसको नोट डाउन करें आप। हाँ बच्चों, गुणसूत्रीय असामान्यता विकार में ऑटोसोमल में नंबर 2, 3, 4 और 5 एक साथ लिख दिए हैं मैंने। नंबर 2 है एडवर्ड सिंड्रोम। ये किसकी ट्राइसोमी है, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है। कहने का मतलब 18वां जो ऑटोसोम है उसकी दोनों प्रतियां जो हैं एक ही अंडे में आ जाने के कारण उत्पन्न होने वाला विकार ये क्या कहलाता है, एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। खोज किसने की है, एडवर्ड ने की है। कब, 1960 में। 18वें ऑटोसोम की दोनों प्रति एक साथ स्थानांतरित हो जाने के कारण ऐसा होता है। कुल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं इसमें, 47 हो जाते हैं। वही
45 प्लस XX या XY कंडीशन हो जाएगी। लेकिन ज्यादा किस में देखा जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम फीमेल में ज्यादा होता है, मादा में यह विकार अधिक देखा जाता है। लक्षण क्या है इसका? अंगुलियों में जकड़न रहती है, हथेली के अगेंस्ट ये जो अंगुलियां लगी हुई हैं इनको टिल्ट करने में या मोड़ने में जो है वो कठिनाई होती है, तो जटिलता से ये जुड़ी रहती है हथेली के साथ में। मुंह है इसका छोटा रहता है, ठीक है। ऐसे ही नाक भी छोटी होती है, उरोस्ति जो होती है वो भी छोटी होती है, श्रोणी जो भाग होता है वो भी क्या होता है? छोटा होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? इसके लक्षण कहलाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी याद रखना, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, एक चीज तो इसमें ये नोट लगा के ये पॉइंट लिख लेना, ये जो रोगी होता है ये जन्म के 6 माह पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रोगी की मृत्यु जन्म के पश्चात 6 माह में, 6 महीनों में रोगी की मृत्यु हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें एडवर्ड सिंड्रोम की, तो 8000 जिंदा जन्म जो होते हैं लाइव बर्थ में, एक में ऐसा देखा जाता है। तो आवृत्ति हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 1 in 8000 लाइव बर्थ। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है? एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। सबसे पहला कौन सा था? डाउन, किसकी वजह से? 21वें की ट्राइसोमी के कारण। और उसका एक ग्राफ भी आपको बता रखा है एनसीईआरटी में। उस ग्राफ में आप देखना, लास्ट वाला XY गुणसूत्र तो बड़ा करके दिखाया हुआ है, लेकिन जब आप 21वें गुणसूत्र 21वें ऑटोसोम पर पहुंचोगे तो आप देखोगे वहां पर 2 गुणसूत्र की जगह 3 गुणसूत्र दिखाए हुए हैं। ठीक है, एक माइक्रोग्राफ दिखा रखा है, छोटा सा ब्लॉक बनाकर उसमें गुणसूत्र की बात उन्होंने कर रखी है। ठीक है, नंबर 2 आ जाएगा पटाउ सिंड्रोम। किसकी ट्राइसोमी है ये? 13वें ऑटोसोम की ट्राइसोमी ये कहलाती है। किसने खोजा है? पटाउ ने 1960 में इसकी खोज की है। लक्षण क्या है? रोगी का सिर छोटा होगा, जबड़ा छोटा होगा, होठ जो है इसमें खांच पाई जाती है, क्लेफ्ट लिप प्रेजेंट होते हैं, चेहरे तथा नेत्र में असामान्यता देखी जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? पटाउ सिंड्रोम कहलाता है। ये इंफॉर्मेशन है, लक्षण के रूप में याद रखनी है भैया। क्राइडो कैट सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र 5 जो है उसकी छोटी भुजा का एक टुकड़ा टूटकर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, डिलीट हो जाता है, विलोपन उसका हो जाता है। उसके कारण उत्पन्न होने वाला विकार क्या कहलाता है? क्राइडो कैट सिंड्रोम कहलाता है। इस विकार का जो नाम है वही इसका लक्षण भी बनेगा कि बच्चे के रोने की आवाज कैसी होती है? बिल्ली के मिमियाने के समान होती है। बिल्ली के समान ही इसकी रोने की आवाज होती है, इसलिए इसको क्या बोला है? क्राइडो कैट सिंड्रोम कहा है। ठीक है, दोनों नेत्रों के मध्य अधिक स्थान पाया जाता है, दोनों आईज जो है उनके बीच में स्पेस जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होगा। चेहरा कैसा होता है इसका? चांद के जैसा। चांद के जैसे का मतलब ये नहीं है कि ये सुंदर होता है ना, गोल चेहरा होता है, तो चांद के समान गोल चेहरा कहलाएगा। हृदय विकार इसमें भी देखा जाता है, किसकी तरह? डाउन सिंड्रोम की तरह। ठीक है जी। माइलोजेनस ल्यूकेमिया, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जब मैंने ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन जब उत्परिवर्तन की बात कर रहे थे, उसमें जब ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे थे उस दौरान मैंने बताया था कि 12वें गुणसूत्र का कुछ भाग टूटकर जो है 9वें गुणसूत्र पर जुड़ जाता है। तो 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक नॉन होमोलोगस का टूटकर दूसरे पर आकर जुड़ गया है, क्या कहलाता है? ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अधिक ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट का इसमें निर्माण हो जाता है। इसमें एक चीज याद रखना, जिस 22वें गुणसूत्र का कुछ भाग टूटा है वो 22वां गुणसूत्र क्या कहलाता है? फिलाडेल्फिया गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, नोट लगा के पॉइंट लिख लेना। 22वां गुणसूत्र क्या कहलाता है? फिलाडेल्फिया गुणसूत्र कहलाता है। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपने जो हैं ऑटोसोम से संबंधित गुणसूत्रीय असामान्यता विकार कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लिंग सहलग्न जो गुणसूत्रीय विकार हैं उनकी। क्लाइनफेल्टर, टर्नर, अधीनर, अधिमादा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें पहले। हाँ तो बच्चों, गुणसूत्रीय असामान्यता विकार में
जो लिंगी गुणसूत्र संबंधी है उनकी अपन बात करते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? एन्यूप्लॉइडी के कारण होता है। आपको उत्परिवर्तन के दौरान यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी दोनों कंडीशन बताया था, पूरा का पूरा सेट ही गायब हो जाता है। यूप्लॉइडी कंडीशन है, एन्यूप्लॉइडी में एक सेट में से एक गुणसूत्र जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम खोज किसने की है? टर्नर ने। कब? 1938 में। और ऐसा किसके कारण हुआ है? मोनोसोमी के कारण हुआ है। और मोनोसोमिक कंडीशन कौन सी थी? 2n-1 कंडीशन क्या कहलाती है? मोनोसोमी। 2n-n हो जाती तो पूरा सेट गायब हो गया, और 2n-1 का मतलब क्या हो गया? एक सेट में से एक गुणसूत्र जो है वो गायब हो जाता है। और ऐसा किसके कारण होता है? 22 + 0 ये तो एग है, और 22 + x ये स्पर्म है। ठीक है, तो स्पर्म तो कैसा है? सामान्य है। सामान्य अंडे का निषेचन किसके साथ हो? असामान्य अंडे के साथ हो। ये असामान्य अंडा है, असामान्य अंडा। और असामान्य अंडे में ऑटोसोम तो नॉर्मल ही है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जा रहा है। सेक्स क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? एलोसोम कहा जाता है। तो ये असामान्यता किसके कारण आई है? एलोसोम की अनुपस्थिति के कारण। एलोसोम किसको बोला था? सेक्स क्रोमोसोम। एलोसोम एब्सेंट है भैया यहाँ पर। ठीक है, तो असामान्य अंडे का निषेचन हो सामान्य शुक्राणु के साथ, तो 22 और 22 ये तो 44 बन गए, और 0 और x कंडीशन क्या बन गई? x0 कंडीशन बन गई। इसका मतलब डिप्लॉइड केस क्या बन गया? 44, और एक क्या बन गया? x क्रोमोसोम। तो टोटल कंडीशन कितनी आ गई? 45 आ जाती है। ठीक है, तो 44 + x0 कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है? टर्नर सिंड्रोम को। ये आपको याद रखना है भैया। ठीक है, 44 + x0 कंडीशन टर्नर सिंड्रोम। ऐसा असामान्य अंडे का सामान्य शुक्राणु के साथ निषेचन से भी हो सकता है, या फिर दूसरी स्थिति सामान्य अंडे का असामान्य शुक्राणु के साथ निषेचन से भी। कंडीशन क्या आ रही है? 44 + x0 2n = 45। यहां पर अंडा कैसा हो जाएगा? सामान्य। लेकिन ये शुक्राणु कैसा हो जाएगा? स्पर्म कैसा है? असामान्य। ये क्या है बच्चों? स्पर्म। इसका मतलब ये असामान्य किसके कारण है? इसमें भी क्या नहीं पाया जा रहा है? एलोसोम नहीं पाया जा रहा है, सेक्स क्रोमोसोम अनुपस्थित है। एलोसोम एब्सेंट नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3000 में से एक बच्चे में ऐसा देखा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी याद रख लेना, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 in 3000। 3000 में से एक में ऐसा देखा जाता है। लक्षण क्या है? जो मादा बनेगी तो मादा ही ना। ये देखो यहाँ भी फीमेल बन रही है, और यहाँ भी क्या बन रही है? फीमेल बन रही है। ये भी फीमेल कहलाएगी, ये भी फीमेल कहलाएगी। तो याद रखना, टर्नर सिंड्रोम किस में देखा जाता है? मादा में देखा जाता है, फीमेल में देखा जाता है। लक्षण क्या होगी? ऐसी मादा क्या कहलाएगी? बंध्य कहलाएगी, स्टेराइल कहलाती है। ठीक है, और बंध्य मादा का मतलब हो गया गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा। ठीक है, अंडे का निर्माण नहीं होगा। अविकसित अंडाशय देखा जाता है। अविकसित स्तन जो हैं वो होते हैं। गर्भाशय भी छोटा होता है, अंगुलियां छोटी होती हैं और फूली हुई होती हैं। ग्रीवा भी कैसी कहलाती है? वेब लाइक कहलाती है। छोटी ग्रीवा होती है, धड़ में धसी हुई, इस प्रकार छोटी छोटी ग्रीवा होती है, इस प्रकार। ठीक है भैया। अंडोत्सर्जन अनुपस्थित होता है, एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, और साथ ही आर्तव जो चक्र है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, वो भी एब्सेंट होती है यहाँ पर। कद कैसा होता है? इनका भी छोटा होता है। ठीक है, तो जैसा छोटा कद अपन ने मंगोलिज्म डाउन सिंड्रोम के केस में देखा था, वैसा ही छोटा कद यहाँ भी पाया जाता है। और यहाँ पर इलाज क्या है इसका? ये जो मादा है, इस मादा को सामान्य बनाया जा सकता है। जब प्यूबर्टी आई थी, यौवनारंभ हुआ था, उस समय से इसको फीमेल सेक्स हार्मोन का इंजेक्शन बाहर से अगर दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? अंडाशय जो है वो अविकसित ही रहेंगे, लेकिन स्तन में विकास हो जाता है, गर्भाशय सामान्य हो जाता है। ठीक है, तो अपीयरेंस फीमेल की कैसी आ जाएगी? मादा के जैसी ही आ जाती है, लेकिन उस हार्मोन दिए जाने की वजह से ये जो गुणसूत्रीय स्थिति है ये परिवर्तित नहीं हो सकती। कहने का मतलब है अंडोत्सर्जन तो अभी भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन चालू हो सकता है, आर्तव जो चक्र है उसकी स्टार्टिंग हो सकती है। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है बच्चों? टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। अगला आ जाए नंबर 2, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक्स गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण ऐसा होता है। कहने का मतलब है एक गैमेट में
एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है। खोज किसने की है? क्लाइनफेल्टर ने 1942 में इसकी खोज की है। इसकी भी दो कंडीशन बनेंगी, जैसी दो कंडीशन यहाँ पर बनी है वैसे ही दो स्थितियां यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखें, ये अंडा कैसा है? असामान्य है, जबकि शुक्राणु कैसा है? सामान्य है। ये जब दोनों मिले तो 22 और 22 तो 44 हो गया, और XX और Y जुड़कर XXY हो गया, तो 44 और 3 क्रोमोसोम ये हो गए, तो 2n बराबर कितना हो गया? 47 हो गया। ऐसे ही अंडाणु कैसा हो? सामान्य हो, लेकिन शुक्राणु कैसा हो? असामान्य हो। कहने का मतलब है इस शुक्राणु में Y के अलावा एक अतिरिक्त प्रतिलिपि आ गई है, किसकी? X क्रोमोसोम की। कंडीशन फिर से 44 प्लस XXY बन जाएगी, 2n बराबर 47 बन जाता है। तो ये स्थिति जो है 44 प्लस XXY ये किसको डिनोट करती है? क्लाइनफेल्टर को। यहाँ भी 44 प्लस XXY किसको डिनोट करती है? क्लाइनफेल्टर को। 2n बराबर 47 किसको डिनोट करता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को दर्शाता है। यहाँ पर एग कैसा है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल एग कहलाएगा। और ये स्पर्म कैसा है? नॉर्मल स्पर्म। नॉर्मल स्पर्म। यहां पर एग कैसा है? नॉर्मल एग। नॉर्मल एग कहलाएगा। और स्पर्म कैसा हो जाएगा? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल स्पर्म ये कहलाता है। ठीक है भैया। अब लक्षण की बात कर लें उससे पहले मैं फ्रीक्वेंसी बता दूं इसकी। यहाँ पर 3000 में से एक था। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है 500 जिंदा बर्थ में से एक में देखा जाता है। 1 in 500, 500 में से एक में देखा जाता है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, 1 in 500। लक्षण देखें, नर कैसा कहलाएगा? बंधे कहलाएगा, गैमीट प्रोडक्शन नहीं होगा। वृषण कैसे होते हैं? अविकसित होते हैं। नर में स्त्री समान लक्षण देखे जाते हैं, गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, स्तनों का अधिक विकास हो जाता है। नर कैसा होता है? पुंग प्रधान कहलाता है। कहने का मतलब मस्कुलाइन डेवलपमेंट नर के समान होगा, लेकिन यहाँ पर स्त्री समान जो है वो स्तनों के विकास होने के कारण स्त्रीवत लक्षण इसमें आ जाते हैं, गायनेकोमेस्टिक कंडीशन आ जाती है। आवाज भी कैसी हो जाती है? स्त्री के समान ही कहलाती है। ठीक है, तो ये दो स्थितियां अपनी जो है सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड हो गई। अब अधिनर और अधिमादा उनकी अपन बात कर लेते हैं। अधिनर में Y क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतियां आ जाएंगी और अधिमादा में X क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतियां आ जाती हैं। इनको नोट डाउन करें। हाँ बच्चों, सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड एन्यूप्लॉइडी में नंबर 3 सुपर फीमेल अधिमादा और सुपर मेल अधिनर की बात करते हैं। ये बहु एक्स सिंड्रोम कहलाता है। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर बढ़ जाता है। कुल गुणसूत्र 47, 48 या 49 हो सकते हैं। 47 होंगे तो ऑटोसोम तो नॉर्मली कहलाएंगे 44, लेकिन XX की बजाय एक प्रति और आ जाती है X की। 48 में 2 प्रति X की आ जाती हैं। 49 में जो है 2 के अलावा 3 प्रति एक्स्ट्रा और आ जाती हैं। तो ये बहु एक्स सिंड्रोम कहलाता है। लैंगिक विकास असामान्य हो जाता है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मादा की ऊंचाई जो है वो सामान्य से अधिक हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बार बॉडी के लिए आप याद रखना, बार बॉडी पहले भी बताया था मैंने आपको, जितने गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक माइनस कर दो। बार बॉडी बराबर क्या होता है? एक्स गुणसूत्र की संख्या माइनस क्या? 1। एक्स गुणसूत्र की संख्या में से एक घटा दिया जाए तो नंबर ऑफ बार बॉडी आ जाती हैं। यहाँ अगर बार बॉडी की बात करें तो बार बॉडी कितनी हो जाएंगी? 3 - 1 बराबर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 3 है ना, -1 कर दिया अपन ने तो बार बॉडी कितनी आ गई? 2 बार बॉडी। यहाँ बार बॉडी कितनी है? टोटल एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 4, तो कितना हो जाएगा? 4 - 1। 4 - 1 कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। यहाँ बार बॉडी कितनी है? टोटल एक्स क्रोमोसोम 5 हैं, तो 5 - 1 कितना? 4 बार बॉडी आ जाएंगी। यहाँ पर 4 बार बॉडी है, यहाँ पर 3 बार बॉडी है, यहाँ पर 2 बार बॉडी हो जाती हैं। ऐसे इस सुपर मेल की अगर बात कर लें, पॉली वाई क्रोमोसोम ये कंडीशन कहलाती है। वाई क्रोमोसोम की प्रति बढ़ जाती है। 44 प्लस XYY कंडीशन, XXY कंडीशन क्लाइनफेल्टर थी, XYY कंडीशन सुपर मेल कंडीशन है। सिम्टम लक्षण क्या है? असामान्य ऊंचाई हो जाती है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, असामाजिक प्रवृत्ति का ये कहलाता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास रखता है, नर लैंगिक हार्मोन का अधिक उत्पादन यहाँ पर देखा जाता है। और आपको पता है टेस्टोस्टेरोन का अधिक स्रावण होता है तो आक्रामकता बढ़ जाती है, एग्रेसिवनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसी याद रख लेना। सुपर फीमेल जो है
वो 1500 में एक में देखा जाता है, 1 in 1500, 1500 में से एक में। और सुपर मेल स्थिति जो है वो 1 in 1000, 1000 में से एक में देखा जाता है। ठीक है भाई, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी आ जाती हैं। इसी के साथ जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं अपने कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक 10 मिनट का है, कोइंसिडेंस और इंटरफेरेंस, इनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। हाँ तो बच्चों, जेनेटिक्स के लास्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं, इंटरफेरेंस की। क्या है इंटरफेरेंस? डबल क्रॉसओवर स्थिति में। डबल क्रॉसओवर का मतलब है कि जैसे ये क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, इसका समजात क्रोमोसोम ये वाला कहला गया, जो क्रॉसिंग ओवर दर्शा रहा है किसके साथ में? समजात गुणसूत्र के साथ में। तो एक स्थान पर जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो नज़दीक स्थान पर अगर दूसरी क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसको प्रभावित करती है। अगर पास पास दो क्रॉसिंग ओवर होती हैं तो ये दोनों ही क्रॉसिंग ओवर, दोनों ही जीन विनिमय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्लियर? इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक बिंदु पर होने वाला जीन विनिमय दूसरे बिंदु के जीन विनिमय को प्रभावित करता है। इसके कारण जीन विनिमय की यथार्थ आवृत्ति संभावित आवृत्ति से कम प्राप्त होती है। कहने का मतलब जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अपने को प्राप्त होगी वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से कम प्राप्त होती है। कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है कि अपन ने ऑब्जर्व तो क्या किया, डबल क्रॉसओवर, और संभावित डबल क्रॉसओवर वैल्यू अपने पास में क्या आ रही थी, ये आपको जो है वो सवाल में दिया जाता है कि एक जीन विनिमय के दौरान ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर वैल्यू तो इतनी है, एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर वैल्यू कितनी है वो भी दिया जाता है। अब इंटरफेरेंस क्या हो जाता है, 1 - cc कहलाता है। cc का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, और कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कैसे निकालते हैं, इन दोनों की वैल्यू को पुट डाउन करके यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरे से भाग देकर इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो इंटरफेरेंस 1 - cc हो जाएगा। जैसे आपको सवाल में दे दिया कि दो क्रॉसिंग ओवर पास पास हो रही हैं, तो एक्सपेक्टेड क्रॉसिंग ओवर कितनी थी, उसकी वजह से वैल्यू जैसे आनी चाहिए थी अपने पास में कितनी, 20, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व्ड कितनी आ गई है अपने पास में, ऑब्जर्व्ड घट जाती है। ये देखो, इसके कारण जीन विनिमय की यथार्थ आवृत्ति ये घट जाती है। कितनी आई है, 10 आई है, तो ये तो कितना आ जाएगा 10, एक्सपेक्टेड कितनी थी 20, तो 10/20 कितना आ गया 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कितना आ गया, 0.5 आ गया। 0.5 को यहाँ पर रख दो तो इंटरफेरेंस कितना आ जाएगा, 1 - 0.5, इंटरफेरेंस आ जाता है 0.5। अब 0.5 इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, यदि ये देखो इसकी वैल्यू, कोइंसिडेंस की वैल्यू अगर 1 आती है तो इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, 1 - 1, 1 - 1 = 0। 0 का मतलब इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में वही आती है जो एक्सपेक्टेड थी, ऑब्जर्व्ड भी ठीक वही आती है। अगर ये cc कितना होता है 0, अगर यहाँ पर 0 होगा तो इंटरफेरेंस 1 हो जाएगा, और 1 इंटरफेरेंस होने का मतलब मैक्सिमम इंटरफेरेंस है, तो कंप्लीट इंटरफेरेंस कहलाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 0 आने का मतलब होता है कि इंटरफेरेंस कितना हो गया है, पूर्ण इंटरफेरेंस कहलाएगा। और अगर 0 से 1 के बीच आता है तो ये क्या कहलाता है बच्चों, पार्शियल इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, तो सवाल में ये दोनों वैल्यू आपको दी जाएंगी, cc आपको निकालना होता है, इंटरफेरेंस अगर पूछे तो 1 - cc करना होता है। अरे क्लियर है भैया? तो यहाँ पर बच्चों अपना जेनेटिक्स जो है वो कंप्लीट होता है।